साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल। कल हम लोगों ने वायुमंडल के तहत वायुमंडल की परतों का अध्ययन किया था। आज हम लोग वायुमंडल के तहत वायु दाब का अध्ययन करेंगे। ये भी पार्ट वायुमंडल से संबंधित है। यहाँ से भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं मित्रों। सी टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर अदरवाइज कोई और एग्जाम हो एक दिवसीय, सब में जो है यह पार्ट वायु दाब से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बड़े पैमाने से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। आइए आज हम लोग जो है वायु दाब का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वायु दाब किसे कहते हैं। वायु दाब होता क्या है। देखिए, पृथ्वी के इकाई क्षेत्र पर वायु द्वारा लगाया गया दबाव या बल वायु दाब कहलाता है। देखिए, ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी के इकाई क्षेत्र पर चारों तरफ वायुमंडल है, तो वायुमंडल का अपना कुछ न कुछ भार होगा। उस भार द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगाया गया एक तरीके से जो बल होता है, जो दबाव होता है, उसी को कहते हैं वायु दाब। ठीक है। तो जो वायु दाब होता है मित्रों, वो जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और जो बैरोमीटर की खोज किए थे वो थे मित्रों इवान जेलिस्टा टोरिसेली। किसने किया था? इवान, नाम थोड़ा कठिन है, इवान जेलिस्टा टोरिसेली। इवांजेलिस्टा टोरिसेली। और इन्होंने 1643 में खोज की थी। ये थे मित्रों इटली के। तो बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापने का एक यंत्र है। और वायु दाब जो मापा जाता है वो इकाई है मिलीबार, जिसको एमबी में प्रदर्शित करते हैं। तो वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है और बैरोमीटर की जो इकाई है वो है मिलीबार। तो देखिए मित्रों, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो बैरोमीटर है वो दिखाता है कि जैसे जैसे वायु का दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, यहाँ पर बैरोमीटर का जो पठनांक होता है, जो रीडिंग होती है, वो बढ़ती जाती है। तो बैरोमीटर का अनुमान जो है ये वो है मौसम की जानकारी के लिए किया जाता था, कि मौसम की पूर्व जानकारी कि कैसा मौसम रहेगा, उसके लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस बैरोमीटर का नाम चेंज कर दिया गया है। इस समय इसका नाम रखा गया है 14 एनी रायड। क्या नाम रखा गया है? 14 एवं एनी रायड बैरोमीटर। क्या नाम रखा गया मित्रों वर्तमान समय में? बैरोमीटर का 14 एवं एनी रायड बैरोमीटर। कभी कभार बैरोमीटर नाम ना दे करके 14 एवं एनी रायड बैरोमीटर देता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसी का जो है नया नाम है, वर्तमान समय में इसी का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से अब मिली बार की जगह पे वर्तमान समय में मित्रों ध्यान देना, वर्तमान समय में हेक्टो पास्कल, वर्तमान समय मिली बार पर हेक्टो पास्कल जो है यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये नए नाम से इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं तो वायु दाब। तो वायु दाब के बारे में सीधा सा सिंपल सा एक बात यह है कि अगर यहाँ धरती है, धरती के ऊपर वायु है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल के कण हैं, तो उसका अपना वेट होगा, उसका अपना भार होगा। वो भार जब धरती पर लगेगा और इकाई क्षेत्र पे लगेगा, उसी को वायु दाब कहते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि एक औसतन वायु दाब कितना है। देखिए, जब भी हम कोई ऊंचाई की बात करते हैं तो हमेशा ये जिक्र होता है समुद्र तल से, समुद्र तल को आधार बनाते हैं। तो आइए यहाँ पर समुद्र तल के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अगर समुद्र तल पर औसतन जो औसतन
वायु दाब है मित्रों वह है 1013.25 MB, 1013.25 मिली बार। ये कहाँ है? समुद्र तल पर। समुद्र तल पर वायु दाब ये सबसे एक तरीके से अधिकतम है जो औसत में आंका गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि अगर समुद्र तल पर सबसे अधिक है, कितना है? 1013.25 मिली बार। ये क्या है? वायु दाब है। तो अगर हम लोग यहाँ ऊर्ध्वाधर रूप में, सीधा लंबवत रूप में अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, हम ये जानते हैं कि ये जो है सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जो है सीधा कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर सीधा पड़ेगा विषुवत रेखीय क्षेत्र मित्रों, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है जो ध्रुवों पर एरिया है, आप लोगों ने ग्लोब को पढ़ा होगा। यदि आप लोग ग्लोब नहीं पढ़े हैं तो हम ग्लोब के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग ग्लोब को पढ़ेंगे। तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पहुंचता है, जिसके कारण आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रातें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है तापमान बहुत कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर जो हवाएं हैं, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के मित्रों ऊपर की तरफ उठेंगी। अगर यह हवाएं यहाँ तक पहुंच गई हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वायु का दाब होगा अब जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ताप के कारण यहाँ पर वायु ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठ गई तो उसका जो भार है, जो वेट है, यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो ये क्षेत्र कैसा होगा मित्रों? ये क्षेत्र होगा निम्न वायु दाब का। निम्न वायु दाब का कौन सा क्षेत्र? विषुवतीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ कहाँ पर ध्रुवों पर जाएंगे, ध्रुवों से जब ऊपर, ये बात हम कर रहे हैं लंबवत की बात कर रहे हैं, आप वर्टिकल के रूप में, हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग धरातल की सतह से विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर जाएंगे तो गर्म जो हवाएं गर्म होकर ऊपर जाएंगे तो निम्न वायु दाब बनेगा। और यहाँ पर जो है ध्रुवों पर यदि हम लोग जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जो वायु है वो वायु नीचे रह जाएगी, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं और ठंडी हवाएं वजन होंगी, भारी होंगी। भारी होने के कारण ये जमीन की सतह पर रहेंगे, जिससे यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर उच्च वायु दाब होगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कैसा ध्रुवों पर कैसा होगा उच्च वायु दाब और यहाँ पर कैसा होगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब। तो यहाँ से अब प्रश्न बहुत ही बढ़िया बनता है मित्रों कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब और ध्रुवों पर उच्च वायु दाब। प्रश्न ये पूछता है एग्जाम पर कि जो है लंबवत रूप से, जो वर्टिकल रूप से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप और दाब में कैसा संबंध है? ताप और दाब में कैसा संबंध है? देखिए मित्रों, जब हम ऊपर जाएंगे तब तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी। और वायु दाब कैसा होगा? वायु दाब में कमी होगी। कैसा? कि जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो तापमान में कमी, वायु दाब में कमी। तो प्रश्न ये बनता है कि जब हम लोग वर्टिकल धरती से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ताप और दाब में कैसा संबंध हो रहा है? यहाँ तापमान में की कमी हो रही है और वायु दाब में भी कमी हो रही है। तो यहाँ पर कैसा संबंध हुआ? समानुपाती। समानुपाती। कैसा संबंध हुआ? समानुपाती। ये ऑप्शन में रहेगा मित्रों, समानुपाती होगा, सीधा होगा, समानुपाती होगा। ये लंबवत की बात करेगा, जब क्या कहते हैं वर्टिकल रूप से ऊपर जाते हैं, लंबवत रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर जाते हैं, तब क्या तापमान में कमी और वायु दाब में कमी होती है। उसी प्रकार से मित्रों अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यदि हम धरातल की सतह से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र से, विषुवत रेखीय क्षेत्र से वैसे वैसे हम लोग निम्न ताप की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन निम्न ताप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दाब कैसा बन रहा है, उच्च वायु। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्षैतिज की बात कर लें, क्षैतिज दिशा में गति करने पर क्या होगा, ध्रुवों पर जाएंगे तो ताप में कमी, वायु दाब में क्या है, वृद्धि, वायु दाब में वृद्धि। तो आप बता सकते हैं यहां पर कैसा संबंध है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, यहाँ पर क्षैतिज या फिर वर्टिकल रूप से ये बात नहीं करेगा, लंबवत रूप से, कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ताप और दाब में कैसा संबंध बनता है। तो आप यहाँ पर बिना हिचक के बता सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा उल्टा संबंध बनेगा, या व्युत्क्रमानुपाती जो है ये संबंध बनेगा मित्रों। तो ये बहुत ही बढ़िया दो प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो ये औसत तापमान रखा गया है, वायु दाब, जो औसत ताप है पृथ्वी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊपर जाने पर हम लोग देखते हैं कि तापमान में कमी आती है। अभी हमने देखा कि हम लोग जो है वर्टिकल रूप से ऊपर जा रहे हैं तो दाब में भी कमी आ रही है, एयर प्रेशर में कमी आ रही है, तो वायु दाब में कमी आ रही है। इसका एक मानक है कि कितना कम हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि तापमान में ऊपर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, अर्थात 1 किलोमीटर पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, ये धरातल है और धरातल से हम लोग ऊपर जाएंगे, तो कितना कमी होती है। तो देखिए मित्रों, अगर हम लोग अभी बात की समुद्र तल पर औसत वायु दाब जो आंका गया है वो कितना है, वो है 1013.25 मिलीबार है। कितना है, मिलीबार है। तो ये कहां पर है, ये धरातल पर है, ये समुद्र तल बात करें, समुद्र तल की बात है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, औसत तापमान कितना बनता है, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर समुद्र तल पर कितना है, वायु दाब 1013.25 मिलीबार। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एक दर है, उस दर से जो है वायु दाब में कमी आती है। वो दर क्या है मित्रों, दर है 300 मीटर ऊपर जाने पर, 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 मिलीबार की कमी आती है, 34 मिलीबार की कमी आती है। इस प्रकार 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार की कमी हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर, कहां तक, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर जाने पर 898.76 MB हो जाएगा। थोड़ा सा डाटा था, कंफ्यूज हो रहे थे। 898.76 MB हो जाएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर मित्रों जो है वो हो जाएगा 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं तापमान में कमी हो रही कि नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये लंबवत है, ये कैसा संबंध बन रहा है कि यहाँ पर ये देखिए कमी हो रही है, वायु दाब में भी कमी हो रही है और तापमान में कमी हो रही है। लंबवत चलने पर कैसा संबंध बन रहा है, समानुपाती बन रहा है। इसी प्रकार से 5 किलोमीटर पहुंचने पर मित्रों 540.84 MB हो जाता है, मिलीबार हो जाता है। और यहाँ तो इस तरीके से मित्रों देखिए कि ये जो डाटा दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे समुद्र तल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ देखिए वायु दाब में कमी हो रही है और तापमान में कमी हो रही है। इस प्रकार से अगर हम 17 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर 100 मिली बार केवल यहाँ पर रह जाएगा, और जो टेम्परेचर हम लोग पढ़े थे लगभग 80 के आसपास, -80 के आसपास हो जाता है। क्यों हो जाता है कि 165 मीटर पर ऊंचाई पर जाने के बाद जो है तापमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? हमने बात किया था कि जो चीजें जितनी ठोस हैं उतना जो है उसको अवशोषित करेंगे। ये धरती ठोस है, उष्मा को अवशोषित की है, और जब उष्मा को अवशोषित की है तो जितना नजदीक रहेंगे उतना गर्मी रहेगी, और जितना दूर चले जाएंगे तो वही दर बता रहा है कि 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हीट है तो यहाँ से ऊपर जा रहे कमी हो रही है, वही चीज यहाँ पर दर्शाया है हमने। तो इस तरीके से ये कैसा संबंध बना मित्रों? ये बना समानुपाती। तो आइए देखते हैं कि इस वायु दाब के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। वायु दाब के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वायु दाब के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, जब जहां पर उच्च वायु दाब रहेगा वहां पर क्या होगा कि अगर उच्च वायु दाब है तो वहां पर मौसम साफ रहेगा। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि ये धरातल है और ये हवाएं हैं, और हवाएं यहाँ पर जो है बिल्कुल सतह तक है। बिल्कुल सतह तक कहाँ पर थी? ध्रुवों पर थी। तो ये सतह तक है, तो यहाँ पर बाहर से हवा आने का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ पर तापमान और अधिक हो गया, जब अधिक हुआ तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठी, जो यहाँ पर थी धरातल के पास, ये उठ करके अब ऊपर तक हो गई, यहाँ अब खाली हो गया। तो हवाओं में एक तरीके से वायु में गुण होता है, नैसर्गिक गुण, प्राकृतिक गुण, कि वो अपना स्थान भरने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आती हैं। अगर जितनी तेजी से यह स्थान खाली हुआ उतनी तेजी से ये हवाएं समुद्र के ऊपर से अगर आ रही हैं तो ये क्या करेंगी? यहाँ से जलवाष्प लेकर के आएंगी और अचानक यहाँ पर बादल बनेगा। क्या बनेगा? बादल बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्षा होगी। तो अचानक अगर ग्राफ जो है मिली बार, ये जो बैरोमीटर है उसका रीडिंग जो है या पाठ्यांक जो है अचानक गिरा, अगर अचानक नीचे गिरा तो क्या होगा? तूफान आने का संकेत, तूफान आने का संकेत होता है मित्रों। और अगर धीरे धीरे गिरा, अगर ये धीरे धीरे, यहाँ हम डाउन किए हैं, तो अगर ये धीरे धीरे गिरा यानी कि निम्न वायु दाब बढ़ रहा है मगर धीरे धीरे गिरने के बाद धीरे धीरे फिर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब एक बार तो गिरा लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वापस आ रहा है, इसका मतलब है वर्षा का संकेत। कैसा है? वर्षा का संकेत हो रहा है। अगर ये जो है बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, जो रीडिंग है, वो अचानक जो है बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब कि पाठ्यांक बढ़ने का मतलब है कि वायु दाब अधिक हो गया, और वायु दाब अधिक हो गया तो कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रति चक्रवात वह साफ मौसम का संकेत, साफ मौसम का संकेत है, साफ मौसम का संकेत है मित्रों। तो ये जो है कैसा प्रभाव पड़ रहा है? कभी तो जो है निम्न वायु दाब बढ़ रहा है तो कैसा प्रभाव है? तूफान आने का संकेत। अगर यहाँ पर पहले जो है एक तरीके से बढ़ा फिर घट गया तो वर्षा का संकेत। यदि यहाँ पर उच्च वायु दाब है तो साफ मौसम, तो आप कह सकते हैं ध्रुवों पर कैसा है? ध्रुवों पर उच्च वायु दाब है। उच्च वायु दाब होने के कारण वहां पर मौसम साफ रहता है, वहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है। और अधिकतर करके जो है आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में जहां पर आर्द्रता बहुत अधिक है, जहां पर उष्मा बहुत अधिक है, आर्द्रता बहुत अधिक है, वहां की वायु ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण जो क्षैतिज दिशा से आ रही है पवनें बहुत ही तेजी के साथ आती हैं और अपने साथ आर्द्रता समुद्रों से लेकर के आती हैं और एक बादल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। तो आगे देखते हैं कि मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर देखें इस वायु दाब का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव पर प्रभाव कैसा पड़ेगा। देखिए यदि मानव कोई यहां धरातल पर है और ये रहा एक तरीके से पहाड़, यदि यहां पर है तो उसके ऊपर उच्च वायु दाब होगा। ये मानव है, एक तरीके से ग्राफ बना दे रहा है चित्र के रूप में, इसके ऊपर उच्च वायु दाब होगा
हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऊर्ध्वाधर के रूप में ये इस चोटी पे अगर पहुंच गया, अगर यहां पर ये पहुंच गया है, अब क्या होगा, यहां पर निम्न दाब होगा अपेक्षाकृत, यहां पर निम्न दाब होगा। लेकिन मित्रों यहां पर तो निम्न दाब बना, क्यों? क्योंकि यह ऊपर गया और तापमान में भी कमी आई। बात अब यहां पर है कि ये कैसा प्रभाव मानव पर पड़ता है कि जब अगर मानव धरातल पर है तो वो जो है यहाँ इस क्षेत्र पर रहने का आदी है, एक तरीके से वो अनुकूलित है यहाँ के वातावरण में रहने का, ऑक्सीजन उसको भरपूर मिल रही। लेकिन जैसे ही ये ऊर्ध्वाधर के रूप में पहाड़ों पर पहुंच जाता है तो श्वसन क्रिया में दिक्कत होने लगती है। किसकी? श्वसन क्रिया में दिक्कत होने लगती है, श्वसन क्रिया में दिक्कत। आप कह सकते हैं कि अगर निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहां पर बनेगा वहां पर जो है अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा, श्वसन क्रिया में दिक्कत। ये पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम, ये ध्रुव वाले क्षेत्र में नहीं, ये आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अगर पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण व्यक्ति को श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है। यही कारण है मित्रों कि जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। उसके अलावा होता क्या है कि आप देखते होंगे कि जो एरोप्लेन है उसमें जो व्यक्ति बैठे होते हैं, सफर करते होते हैं, उनके जेब में जो पेन होती है, फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन है वो जो है लीक कर जाते हैं, उसकी स्याही निकलने लगती है। फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना किसका कारण है? निम्न दाब का कारण है। क्यों? देखिए, ये मान लेते हैं पेन है, हम लोग धरातल पर हैं, एक तरीके से इस पे जो है प्रेशर दे करके बनाया गया है ताकि स्याही यहाँ जो रिफिल उसके अंदर रहे। लेकिन इसको जैसे जैसे हम ऊपर करेंगे वायुदाब में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। जैसे जैसे ऊपर करेंगे वायुदाब में कमी हो रही है। एक समय जो है ये जो है अधिकतम देखें हमने कि ये 17 किलोमीटर पर कितना वायुदाब हो जा रहा है? 265 मिलीबार। तो हम समताप मंडल में पहुंचेंगे तो वायु दाब और कम हो जाएगा, नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो जो ये प्रेशर है, वायु का दाब है, जिस बैलेंस बनाकर रखी है रिफिल को, स्याही को, वो अब हट जाएगी। तो स्याही क्या करेगी? बिना किसी प्रेशर के आराम से निकल जाएगी। तो फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना निम्न वायु दाब है। इसके अलावा जो निम्न वायु दाब के कारण यहाँ जो पर्वतों पर है वो जो है पानी बहुत जल्द उबलता है, पानी का जल्द उबलना। अब देखिए यहाँ पर्वतों पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है, जबकि आप धरातल पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी को उबालेंगे। लेकिन यहाँ पानी तो जो है जल्द उबलता है अपेक्षाकृत धरातल के, परंतु खाना यहाँ पर देर से पकता है, खाना देर से पकता है। ये है पहाड़ों की बात। निम्न वायुदाब की क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर खाना देर से पकता है। उसके अलावा मित्रों, अगर जहाजों पर सफर कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जो एक तरीके से गुब्बारे के साथ जो उड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बोट वगैरह भी उड़ती हैं बांग्लादेश वगैरह में, तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनके कानों में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? कि क्योंकि वहां पर वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण उनके कानों में दर्द होने लगता है, यहाँ तक ब्लीडिंग आ जाती है। जो सिस्टम फाउंटेन पेन का, इसी के कारण जो है ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से खून आने लगता है। तो तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये सारी क्रियाएं किसके कारण है? अनुकूलन के कारण है। यदि व्यक्ति वहां पर जैसे धरातल पर वो अनुकूलित है, उसी तरीके से वहां पर जब अनुकूलित हो जाएगा, समावेशित हो जाएगा, तो इस प्रकार की घटना नहीं होगी जो व्यक्ति के साथ हो रहा था। लेकिन भौतिक रूप से वो घटना तो होगी ही होगी, जैसे फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना हो गया, या पानी का जल्द उबलना हो गया, खाने का पकना हो गया, ये सारी चीजें घटेंगी। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।